हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। गुरुग्राम आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए मंथली एक करंट अफेयर्स का जो सेशन चल रहा है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन जो कराया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, वो आपके जो भी एग्ज़ाम आने वाली है, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है इस वीडियो के ज़रिए। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और कमेंट में बताइए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा। एमसीक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए है जो कम टाइम में अच्छा कंटेंट ढूंढ रहे हैं। मैं आपको पूर्णतः ये विश्वास दिलाता हूँ, जो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही यह फ़ायदा होने वाला है और एग्ज़ाम में ज़रूर इसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में इस तरीके का एमसीक्यू आपको बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 देख लिए थे आप लोग, पार्ट 1 तो देखे होंगे। उसमें आप लोगों को क्वेश्चन कराया गया था एमसीक्यू, ठीक है। और ये पार्ट 2 है उन्हीं का। तो हम बात करते हैं, चलिए आइए क्वेश्चन पे। पहला है क्वेश्चन है जो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप, ठीक है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता। ऑप्शन में है हुआंग योंगझेंग, टियाप किन इल्या, मान सिंह और अश्विनी यादव। तो देखिए, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप, तो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप का जो स्वर्ण पदक किसने जीता था, क्वेश्चन ये था। तो मान सिंह 22 जनवरी 2024 को हांगकांग, तो सबसे पहले हांगकांग कहाँ पर है, हांगकांग चीन से सटा हुआ एक देश है, ठीक है, जिस पर चीन का अधिकार है। आपको पता होगा, चीन वहाँ पर अपना सेना, वो हर चीज़ चीन के द्वारा वहाँ पर होता है। तो एशियाई चैंपियनशिप मैराथन 2024 में स्वर्ण पदक जो जीता था उसका क्या नाम था, मान सिंह। क्लियर, आपको एक प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। और अगला क्वेश्चन है इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 पुरुष युगल के फाइनल कौन हार गया। इंडिया ओपन बैडमिंटन पुरुष युगल के फाइनल में कौन हार गया, क्वेश्चन ये है। तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो इस तरीके के ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। इसका ऑप्शन होगा फाइनल में जो हारा है ये इंडियन ओपन बैडमिंटन 2024 में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। 21 जनवरी 2024 को इंडिया ओपन बैडमिंटन में पुरुष युगल फाइनल में सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी हार गए हैं। आपको पता होगा इस सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को क्या मिला है, खेल रत्न। क्या मिला है इसको, खेल रत्न। तो हाल ही में खेल रत्न देने का जो घोषणा हुआ था उसमें सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी को जो मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रदान किया जाता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार, बाली से पता चल गया होगा आपको। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में 19 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। पुरस्कार विजेताओं को देश के सभी क्षेत्रों से चुना गया और कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को के लिए मान्यता दी गई। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल से संबंधित के लिए। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, महत्वपूर्ण है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से याद रखिए। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो मेजबानी करेगा उसमें ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अब देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का छठा संस्करण होगा, ये याद रखिएगा। कौन सा संस्करण होगा, छठा संस्करण। 19 जनवरी 2024 को शुरू हुआ और 31 जनवरी 2024 को समाप्त होगा। इस वर्ष का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है तमिलनाडु राज्य के 4 शहरों में, कितने शहरों में, तो 4 शहर में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कितने शहर में, 4 शहर में। कौन कौन शहर है, चेन्नई है, कोयम्बटूर है, मदुरई है और चित्री है, में आयोजित किया जाएगा। तो क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसीलिए है क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन सा संस्करण होगा, छठा, केवल कहाँ पर आयोजन होगा, तमिलनाडु। कितने शहरों में, 4 शहरों में। कौन कौन शहर, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और चित्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारत पर्व 2024 कहाँ आयोजित किया गया। देखिए, भारत पर्व कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया था लाल किला, नई दिल्ली। पर्यटन मंत्रालय
23 से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले के सामने लॉन ज्ञान पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन किया गया। तो आपको ये याद रखना है, जो भारत पर्व 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो लाल किला दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है। देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को देखे होंगे, खास करके न्यूज देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स के लिए। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप 15 मिनट टाइम देते हैं प्रत्येक दिन तो करंट अफेयर्स बहुत ही आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए AIR न्यूज, क्या AIR न्यूज सुनिए, आता है मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। ठीक है, तो आपका करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्लियर, चलिए देखते हैं। न्यूनतम आयु नामांकन, कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उनके छात्रों का नामांकन नहीं कर सकता है। तो कितने वर्ष होगा, 16 वर्ष, मतलब 16 वर्ष से यदि कम रहेगा तो कोई भी कोचिंग संस्थान उसका नामांकन नहीं कर सकता है। ये केंद्र सरकार का फैसला है। क्लियर, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जागरूकता पैदा करना और विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना है। क्लियर, तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है जागरूकता पैदा करना और विकास कल्याणकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो देखिए ईरान और पाकिस्तान के बीच मतलब एक तनाव हुआ है, मतलब एक तरीके से दोनों देश आपस में मतलब मतभेद हुआ है। तो किस चीज़ के लिए हुआ है, ऑप्शन में है धार्मिक, सीमा विवाद और आर्थिक अस्पर्धा और सांस्कृतिक संघर्ष। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसका सीमा विवाद होगा। भारत और ईरान के बीच हालिया हमलों ने मध्य पूर्व में इस अस्थिरता को लेकर चिंता बढ़ा दी है। क्लियर, तो देखिए ईरान जो है मतलब क्या हुआ था, तो ईरान हमला किया था मतलब पाकिस्तान पर, पाकिस्तान भी ईरान पर अपना मिसाइल लगा था। तो ये आप न्यूज में सुने होंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो आप यदि न्यूज़ सुनते हैं AIR न्यूज़ का। क्लियर, तो आप इस पे सुन सकते हैं AIR न्यूज़। ठीक है, यूट्यूब पे भी आपको AIR न्यूज़ हिंदी आइएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि बौद्ध धर्म का जन्म किस देश में हुआ था। देखिए बौद्ध धर्म का जो जन्म हुआ था वो किस देश में हुआ था, ये सोचने वाली बात नहीं है। जो भी स्टूडेंट यदि पढ़े हैं, आप हिस्ट्री पढ़े हैं थोड़ा भी सही से, तो आपको पता होगा। ठीक है, तो उसका जन्म पूछा है। क्लियर, तो जन्म देखिए, जन्म जो हुआ था एशियाई बौद्ध सम्मेलन फॉर पीस की 12वीं महासभा का उद्घाटन 17 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में और भारत में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया था। क्लियर, तो इसमें ऑप्शन तो बौद्ध धर्म का जन्म किस देश में हुआ था। क्लियर, तो देखिए ये ऑप्शन के मुताबिक तो भारत है, लेकिन आपको मैं बता दूं महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था, ठीक है, ये हुआ था नेपाल में। कहाँ पर, तो यदि पूछता क्वेश्चन जो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये नेपाल होता, लेकिन यहाँ पे पूछा है बौद्ध धर्म। तो देखिए बौद्ध धर्म का जब स्थापना हुआ, ठीक है, तो बिहार के गया में, आपको पता होगा बिहार के गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे। तो जिस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनके बाद वो बहुत सारे उपदेश दिए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का यदि जन्म माना जाएगा तो माना जाएगा कौन, भारत। यदि बुद्ध का जन्म का बात किया जाता तो नेपाल होता आंसर। क्लियर, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 का कार्यक्रम कहाँ हुआ। विंग्स इंडिया 2024, तो ये विंग्स इंडिया 2024 जो हुआ था, ये बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। ठीक है, देखिए विंग्स इंडिया 2024 18 जनवरी 2024 को हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, आप इसको याद कर लीजिए। जो जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 का कार्यक्रम आयोजन कहाँ आयोजित हुआ, तो ये हुआ था बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12वीं सदी का श्री जगन्नाथ मंदिर किस शहर राज्य में स्थित है। देखिए श्री जगन्नाथ मंदिर का यहाँ पर चर्चा कर रहा है। तो श्री जगन्नाथ के बारे में आपको पता होगा,
उड़ीसा में ही रथ यात्रा निकलता है, जगन्नाथ रथ यात्रा, नाम सुने होंगे। तो इसका आंसर तो हो जाएगा उड़ीसा, पुरी। ठीक है। और पुरी 12वीं सदी के श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास एक विशाल परिधीय विकास परियोजना है। ठीक है। तो आपको याद रखना है श्री जगन्नाथ मंदिर किस शहर राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा शहर हो जाएगा पुरी, राज्य हो जाएगा उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर कितनी गिरावट दर्ज की गई है। तो नीति आयोग के अनुसार, ठीक है, तो नीति आयोग के बारे में आपको पता होगा, जो पंचवर्षीय योजना था, पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 से लागू किया गया नीति आयोग। और इनका जो अध्यक्ष होता है वो देश के कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन पूछा गया था नीति आयोग के अनुसार गरीबी दर में कितनी गिरावट आई है, तो 29% से लगभग 11%। ठीक है। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में लगभग 25 करोड़ लोगों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला। उल्लेखित 9 वर्षों की अवधि में गरीबी दर 29% से घटकर कितना हो गया है, 11%। कितना प्रतिशत, तो 11%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्यरत हैं, कौन कार्यरत हैं। ठीक है। तो हो जाएगा वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, मतलब सीईओ को बात कर रहा है। ठीक है। तो देखिए इसमें एक होता है अध्यक्ष, ठीक है, एक होता है उपाध्यक्ष, ठीक है, और फिर होता है सीईओ। देखिए इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ होता है, और इसके जो मतलब एक तरीके से इसके एक सदस्य जो होता है उसमें राज्य के मुख्यमंत्री भी होते हैं। क्लियर। तो ऑप्शन के मुताबिक इसमें जो सीईओ का चर्चा कर रहे हैं तो वो हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने इस बात पर जोर दिया कि 8 से 9 वर्षों में, ठीक है, पूर्ण गरीबी को आधे कम करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जो कि दुनिया के सामने अपने SDG लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करेगा। तो देखिए आपको मैं याद करा देता हूँ, यदि अध्यक्ष पूछे, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी। ठीक है। और इसका जो मतलब सीईओ पूछे, सीईओ हो जाएगा सुब्रमण्यम। कौन हो जाएगा, BVR सुब्रमण्यम। क्लियर। ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2024 में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार किसने जीता है। देखिए जनवरी 2024 में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार किसने जीता है। तो आप लोग जानते होंगे जो लियोनेल मेसी जो खिलाड़ी हैं उनको ये पुरस्कार मिला है। लियोनेल मेसी लंदन में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार जीता है। क्लियर। और मेसी ने पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार यह पुरस्कार हासिल किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2024 में पुरस्कार समारोह में किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। तो देखिए वो पुरुष था, ये क्या है, महिला के लिए, क्या है, महिला के लिए, महिला फुटबॉल खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। तो ये महिला के लिए हो जाएगा एटाना बोनमती। स्पेन और बार्सिलोना की स्ट्राइकर एटाना बोनमती को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार मिला है फीफा के लिए। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू त्योहारों का महत्व क्या है। तो देखिए ये जो मतलब मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण, माघ बिहू, देखिए आपको मैं बता दूं, मकर संक्रांति जो होता है ये बिहार में कहा जाता है मकर संक्रांति, पोंगल तमिलनाडु में। क्लियर। पोंगल कहाँ पर, तमिलनाडु में। उत्तरायण कहाँ पर, तो गुजरात में। ठीक है। उत्तरायण कहाँ पर, गुजरात में। और माघ बिहू कहाँ पर, तो असम में। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं ये जो क्वेश्चन है इससे आपको स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है। स्टैटिक में इससे क्वेश्चन पूछता है जो मकर संक्रांति बिहार में किस नाम से जाना जाता है। तो बिहार में मकर संक्रांति जाना जाता है, तमिलनाडु में पोंगल होता है, पोंगल तमिलनाडु में होता है, मतलब उत्तरायण गुजरात और माघ बिहू असम। ठीक है। देख लेते हैं। अब देखिए सर्दियों की समाप्ति और लंबे दिनों की शुरुआत फसल के त्योहार हैं। क्या है, फसल के त्योहार। क्लियर। जो मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू 15 जुलाई 2024 को देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाते हैं। यह त्योहार सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत प्रतीक है। क्लियर। मतलब सर्दी जो होता है ये सर्दी, ठीक है,
मतलब ठंड का जो मौसम है उसको समाप्ति का ये संकेत वाला एक पर्व है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब शुरू होगा? तो आपको तो पता होगा, न्यूज यदि देखे होंगे तो आप जरूर आपको पता होगा। तो ये हो जाएगा 22 जनवरी। मतलब इसको याद रखने के एक तरीका है, जो 26 जनवरी से कितना दिन पहले, 4 दिन पहले, 26 जनवरी से 4 दिन पहले राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हो रही है? तो देखिए ये हो जाएगा दावोस स्विट्जरलैंड में। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच 54वीं वार्षिक बैठक। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप, जितने भी क्वेश्चन को यदि हम बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए। और इस वीडियो को आप एक बार देखने के बाद इस वीडियो को आप फिर से देखिएगा। ठीक है, आप इस वीडियो को दोबारा देखिए ताकि आपका वो रिकॉल हो जाए। वीक में कम से कम 2 बार। क्लियर। वीक में आप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। वीक में आप या 10 दिन पे या 15 दिन के अंदर 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लीजिए। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जो विश्व आर्थिक मंच 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है? तो देखिए विषय के बारे में चर्चा, मतलब थीम, तो ये हो जाएगा विकास का पुनर्निर्माण। सम्मेलन का विषय पुनर्निर्माण ट्रस्ट, जो कि नई प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रस्तुत अवसरों की खोज और निर्णय लेने और वैश्विक साझेदारी पर उनके प्रभाव पर केंद्रित है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मलेशिया ओपन सुपर 1000 मतलब 1000 में पुरुष युगल फाइनल में भारतीय खिलाड़ी कौन थे? ठीक है, तो भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो देखिए भारतीय खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी थे। ठीक है, मलेशिया ओपन सुपर 1000 पुरुष युगल फाइनल में यही दोनों जीते थे। तो कौन थे? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 14 जनवरी 2024 को रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो मार्गरेट द्वितीय था उनके बाद डेनमार्क के एक नए राजा को नियुक्त किया गया है। तो उस राजा का नाम क्या है? तो उस राजा का नाम है प्रिंस फेडरिक एक्स। क्या नाम है? प्रिंस फेडरिक एक्स। क्राउन प्रिंस फेडरिक एक्स 14 जनवरी 2024 को डेनमार्क के नए राजा बने हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्लियर। तो इसका नाम क्या नाम हो जाएगा? प्रिंस फेडरिक एक्स। कहाँ का बना है? डेनमार्क के नए राजा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के लाभार्थी कौन हैं? पीएम जनमन के लाभार्थी कौन हैं? तो देख लीजिए। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह और PVTG। देखिए ये इतना ही याद रखिए, इसका फुल फॉर्म को जरूरत नहीं है, वैसे इसका फुल फॉर्म ये दिया गया है यहाँ पर हिंदी में। तो PVTG यदि चर्चा करें तो समझिएगा जनजातीय समूह से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जनवरी 2024 को जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थी को पहली किस्त जारी की है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के सामाजिक आर्थिक कल्याण के पीएम जनमन पहल साल नवंबर में शुरू की गई थी। क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? तो देखिए सबसे लंबे पुल का नाम यहाँ पर पूछ रहा है। तो सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी मानसरोवर अटल सेतु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी 2024 को भारत के सबसे लंबे पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी मानसरोवर अटल सेतु का उद्घाटन किया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी मानसरोवर अटल सेतु। तो यहाँ पर कहाँ पर है? तो ये है मुंबई में।